हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा, आज की क्लास के अंदर अपन ने ऐप के अंदर अपनी क्लासेस होती है रैंकर्स बैच पे, उसके अंदर अपन ने जो इस हफ्ते पढ़ा है तो वो सारी जितनी भी क्लासेस ली है तो उनके अंदर उनका अपन रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास में रिवीजन के साथ साथ में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके को भी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है वो आपके शॉर्ट नोट्स के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के आधार पे शॉर्ट नोट्स के हेल्प से अपन इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको इस क्लास को लेने के बाद में समझ में आएगा किस तरह से शॉर्ट नोट्स को बनाया जाता है, किस तरह से एक पूरे पैराग्राफ को कीवर्ड के अंदर लिख के और उसके शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि आप बाद में रिवीजन करो तो आपके लिए आसान रहे। तो चलिए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से अपन बात करें तो सबसे पहले एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो आपका रैंकर्स बैच है, आपको ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि रैंकर्स बैच के बारे में, क्योंकि अपना ये बैच चल रहा है लाइव एंड थर्ड ग्रेड के लिए। इसके अंदर अपन ने टॉपिक वाइज क्लासेस के साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट और रिवीजन, जो कि अभी इस क्लास के अंदर रिवीजन कराएंगे, क्योंकि ये रिवीजन है वो आपके लिए डेमो क्लास के रूप में है। तो ये जो नेक्स्ट रिवीजन क्लासेस आएगी तो वो आपके ऐप के ऊपर ही आएगी कोर्स के अंदर। तो ये आपकी लास्ट जो है रिवीजन क्लास है। और इसी तरह से रिवीजन क्लासेस होती है। उसी के साथ में अपन बात करें तो हफ्ते में 5 दिन अपन क्लासेस लेते हैं और छठा दिन आपका रिवीजन का रहता है। और डेली आपको टेस्ट मिलते हैं और उसके साथ साथ में जो आपके वीकली टेस्ट है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो अपन यूनिट वाइज टेस्ट भी करवाएंगे। तो इस तरह से पूरा जो सिलेबस है आपका उसको अच्छे से कवर किया जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप इस ऐप और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है। चलो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपन अपनी बात करें अपनी क्लास के अंदर, तो सबसे पहले जो है ये आपकी 5वीं क्लास हुई थी, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल स्टार्ट करे थे। और उसके अंदर अपन ने जो बेसिक्स है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के, उसके साथ में जो उसका डेवलपमेंट है उसके बारे में बात की थी। तो आज की क्लास में अपन उसी से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उसको एक साथ पूरा रिवाइज कर लेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल की, तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होते हैं किसी भी जो आप अपन बात करें कैटालॉगिंग या फिर क्लासिफिकेशन की, तो जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होते हैं वो आदर्श जो सिद्धांत होते हैं वो होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी जो स्कीम है, यानी कि क्लासिफिकेशन है या कैटलॉगिंग है, तो उसको क्या व्यवस्थित किया जाता है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करने के लिए नॉर्मेटिव प्रिंसिपल होते हैं। और इसी तरह से नॉर्मेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, बुनियादी जो है सूत्र होते हैं किसी भी स्कीम के। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है। तो ये अपन देखें तो फंडामेंटल रूल्स और उसके साथ में जो गाइडलाइंस है वो होती है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। अब नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन बात करें तो इसको 3 लेवल्स के अंदर बांटा गया है। और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल दिए किसने हैं, तो ये आपके SR रंगनाथन है, उनके द्वारा दिए गए थे। तो 3 लेवल अपन देखिए कौन कौन से हैं नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के। तो सबसे पहला लेवल है वो है लो, जिसको कहा जाता है सूत्र। और सूत्र के अंदर अपन बात करें तो कैटलॉगिंग में 4 सूत्रों के बारे में बात की जाती है। फिर अपन देखें तो लो है, फर्स्ट लेवल है। तो फर्स्ट लेवल के अंदर अपन बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये मुख्य विषय से रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो लो है वो कौन से विषय से रिलेटेड है, तो ये मुख्य विषय से रिलेटेड होता है। और उसके बाद में कैनन की बात करें तो कैनन जो है वो प्रथम विभाजन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था। उसी के साथ में अपन बात करें प्रिंसिपल के बारे में, तो सिद्धांत जो होते हैं वो आपके होते हैं द्वितीय विभाजन या फिर उससे भी जो नीचे के विभाजन होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी और आपको क्लासेस और उसके बाद में रिवीजन क्लासेस के बाद में अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और आप आज की क्लास में आप एक बार और रिवाइज कर लोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं लो, फिर उसके बाद में कैनन के बारे में और फिर प्रिंसिपल के बारे में। तो लो अपन देखें तो 4 लो होते हैं, जिसमें पहला है इंटरप्रिटेशन का, इम्पार्शलिटी का, तीसरा है सिमेट्री का और चौथा है पार्सिमोनी का। तो इस तरह से 4 लॉज है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं और ये किससे रिलेटेड होता है ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कैनन के बारे में देखें तो कैनन है फर्स्ट डिवीजन से, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। और इसके अपन बात करें तो इसमें 9 कैनन होते हैं, जो कि सारे कैनन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर अपन देखें तो कंसिस्टेंसी है पहला, दूसरा शॉर्ट हेडिंग है, तीसरा है एसर्टेनेबिलिटी, चौथा है आपका परमानेंस और पांचवा करेंसी, फिर प्रीपोटेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर है इंडिविजुअलाइजेशन। और उसके साथ साथ में 9वां जो आपका और सबसे लेटेस्ट है वो है आपका रिकॉल वैल्यू। तो इस तरह से 9 आपके कैनन है। उसके बाद में अपन बात करें तो प्रिंसिपल के बारे में देखें तो प्रिंसिपल कितने हैं, 4 प्रिंसिपल है, जिनके अंदर प्रिंसिपल होते हैं वो सेकंड डिवीजन से रिलेटेड होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से डिवीजन से कौन सा जो अपन बात करें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है वो रिलेटेड है। उसके साथ साथ में अपन देखें तो लोकल वेरिएशन है,
वो आपका है इसके अंदर प्रिंसिपल 4 तरह के होते हैं। तो एक तो लोकल वेरिएशन हो गया, एक ऑस्मोसिस हो गया, एक यूनिटी ऑफ आइडिया हो गया और एक हो गया प्रोबेबिलिटी। तो ये अब जो अपन डिवीजन की बात कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका बेसिक इतना मतलब है कि जो लो है वो भी एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, कैनन भी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल है वो भी आपके लिए एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है। लेकिन जो ये अलग अलग जो सब्जेक्ट और उसके डिवीजन होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, तो उसके हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से अपन ने तीनों लेवलों के बारे में बात करी। उसके बाद में अपन बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, जिसके अंदर फर्स्ट फेज़ के बारे में अपन बात करें तो फर्स्ट फेज़ के अंदर आपके 6 कैनन आए थे, जिनमें से अपन बात करें तो किसके अंदर ये आया, तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी की कैटलॉग है, ये बुक दी गई थी SR रंगनाथन के द्वारा 1938 के अंदर। इसमें 6 कैनन आए थे, जिसके अंदर आपको कैनन को किस तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सा कैनन है वो कौन से फेज़ के अंदर या फिर कौन सी बुक के अंदर आया था। तो इस तरह से आपको ये 6 कैनन हैं, इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख सकते हो, CR AP CP, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, CR AP CP, CR AP CP। बार बार में आप रिवीजन करोगे, बार बार में बोलोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो CR AP CP है, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। अब इसमें C की जो फुल फॉर्म है वो आपका है कंसिस्टेंसी, R है वो रिलेवेंस है, A असर्टेनेबिलिटी है, P परमानेंस है, C आपका करेंसी है, और P जो है फिर से प्रीपोटेंस है। तो इस तरह से 6 कैनन है, इनको आपको नाम भी ध्यान रखना है, उस तरह से शॉर्ट में भी ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें तो आपका जो सेकंड फेज था वो 1950 से स्टार्ट हुआ, और 1950 के अंदर इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, जो रिलेवेंस वाला अपन ने सेकंड वाला देखा था उसका नाम चेंज करके शॉर्ट हेडिंग कर दिया। तो ये कब चेंज किया गया था, 1950 में, ध्यान रखना है आपको इसकी डेट। फिर अपन हेडिंग और कैनन बुक इसकी आई थी सेकंड फेज के अंदर ही, SR रंगनाथन जी की थी। तो इसके अंदर 1955 के अंदर जो हेडिंग और कैनन बुक आई SR रंगनाथन की, उसके अंदर 2 कैनन और जोड़े गए, जिसका अपन देखें तो CP बोला जाता है, जिसके अंदर पहला जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, और C तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, और P जो है उसके अंदर क्या है, प्योरिटी है। तो उस तरह से 2 कैनन और जोड़े गए। फिर थर्ड फेज़ के बारे में बात करें तो इसके अंदर इसका नाम, यानी कि थर्ड फेज़ है वो आपका कब आया, तो 1964 के अंदर ये बुक आई थी इनकी CCC। इसके अंदर 5th एडिशन इसका आया था, मतलब कि कॉलन आप अपन बात करें क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो इसका जो है 5th एडिशन आया था कब, 1964 के अंदर। तो उसके अंदर ही जो ये है थर्ड फेज स्टार्ट हुआ उससे ही। तो इसके अंदर जो प्योरिटी थी, प्योरिटी जो कैनन अपन देखा था 8वां कैनन, तो इसका क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, उसकी जगह एक नया कैनन जोड़ दिया गया, इंडिविजुअलाइजेशन। तो इस तरह से जो है कैनन अभी भी 8 ही है, लेकिन इसका एक कैनन है जिसको हटा करके और दूसरा कैनन जोड़ा गया था। फिर अपन इसके अंदर बात करें थर्ड फेज में, तो 4 तो जो लो है आपके अलग अलग तरह के, यानी कि वो एक तो आपका इम्पार्शलिटी का हो गया, एक इंटरप्रिटेशन का हो गया। तो इस तरह से जो लोज थे वो चारों के चारों लो कब आए, आपके थर्ड फेज के अंदर आए, और 2 प्रिंसिपल आपके हैं वो थर्ड फेज के अंदर आए। तो अपन देखें तो लोकल वेरिएशन और ऑस्मोसिस जो 2 प्रिंसिपल है वो कब आए थे, तो वो थर्ड फेज के अंदर आए थे। फिर फोर्थ फेज के अंदर अपन देखें तो फोर्थ फेज है, उसके अंदर लाइब्रेरी आपकी एक जो है अपन बात करें जनरल प्रकाशित हुई, तो इसके अंदर इसका नाम क्या है, लाइब्रेरी साइंस विद स्लंट टू डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अंदर आपका दिसंबर 1969 है, उसके अंदर इसको प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ फेज है वो किससे रिलेटेड है, तो वो कौन सी जनरल आई थी, तो ये ध्यान रखनी है, और कब आई थी, वो आपको 1969 है इसके अंदर आई थी। फिर अपन देखिए कैनन की, तो इसके अंदर कौन सा कैनन जोड़ा गया, तो रिकॉल वैल्यू जो कि सबसे लेटेस्ट कैनन है उसको जोड़ा गया था, और 2 प्रिंसिपल इसके अंदर क्या थे, 2 प्रिंसिपल और जोड़े गए थे, जैसे यूनिटी ऑफ आइडिया और प्रोबेबिलिटी है वो जोड़े गए थे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ तो मैंने पहले भी रिवाइज करा दी थी, और इसके अंदर मैंने जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा दिया पूरा, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने लास्ट के अंदर रिवीजन इसी का ही करा था। लेकिन ये क्या है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है जो सारे एक साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप उसको रिवाइज भी कर लोगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा दिया। तो इतनी बात अपन ने पहले भी कर ली थी और अब एक बार दोबारा कर लिया। अब इसके बाद की जो क्लासेस हैं ये आपकी 6th क्लास से स्टार्ट हो रहा है रिवीजन। तो इसके अंदर जो सबसे पहला है वो लो है। अब लो के अंदर अपन बात करें तो लो आपके 4 तरह के होते हैं, और ये जो है मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अंदर अपन देखें तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन सबसे पहला लॉ है, जिसके अंदर क्या होता है, आप इसका नाम देखोगे हिंदी में तो इसका अर्थ होता है कि अर्थ निर्माण का सूत्र। तो अर्थ निर्माण का सूत्र ये लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो आपको इंग्लिश में ही नाम ध्यान रखने हैं, इनके लॉज है, कैनन है, प्रिंसिपल है, इनके नाम आपको इंग्लिश में ध्यान रखने हैं। तो अगर इंग्लिश में आप देखोगे इसका नाम है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया कि आपको अर्थ निर्माण, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, कौन सा जो है कैनन है या फिर लॉ है वो उसको ऊपर रखना है, कौन से कैनन को आपको प्राथमिकता देनी है। तो ये सब चीज़ें बताने का काम करता है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसके अंदर अपन देखें तो ये
टकराव की कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है होती है तो उसको सुलझाने का काम करता है। और उसी के साथ साथ में जब कन्फ्यूजन हो, डायलेमा हो, दो इक्वल अल्टरनेटिव्स आपके पास में हो, तो उनमें से कोई भी एक चीज़ को आप चुनोगे किस तरह से, वो बताने का काम करता है इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से इसके अंदर इंटरप्रिटेशन में एक बात बोली है SR रंगनाथन की, कभी भी लॉस के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में कैनन का जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपको कैनन को है वो वरीयता देनी है। तो इस तरह से अपन ने इंटरप्रिटेशन के अंदर देखा। फिर अपन सेकंड लॉ देखें तो वो है लॉ ऑफ इम्पार्शलिटी, जिसके अंदर सीधी सीधी बात है कि आप शीर्षक जब बनाओगे तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे मान लो सेम दो ऐसे दावेदार हो जो कि सेम योग्यता रखते हो, तो आपको अपनी मर्जी से किसी भी एक दावेदार को, किसी भी एक इंसान को क्या है वरीयता नहीं देनी है। आप अगर रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से अगर किसी को वरीयता देते हो तो वो गलत चीज़ है। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो लॉज जो बोलते हैं, यानी कि जो आपके नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है वो क्या बोलते हैं उसके बारे में, किस तरह से किसको वरीयता दी जाएगी, वो क्या बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है। आपको स्वेच्छा से कोई भी चीज़ नहीं करनी है। ये बोलता है आपका इंटरप्रिटेशन। लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी ये बात बोलता है कि शीर्षक जब भी आप निर्माण करो तो दो दावेदार हो तो उनके बीच में निष्पक्षता होनी चाहिए। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी एक चीज़ को आपको नहीं देनी, क्योंकि अगर दो लेखक है उनमें से दोनों ही लेखक अगर इंपॉर्टेंट है, समान वरीयता के हैं, समान उनकी दावेदारी है, तो आपको किसी एक को वरीयता नहीं देनी है किसी भी आधार के ऊपर अपनी इच्छा से। आपको जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी अपन नॉर्मेटिव प्रिंसिपल देखे तो उसके अंदर जो बात करी गई है उसके आधार पर इनको इनके साथ में जस्टिस करनी है, ये बात कही गई है लॉ ऑफ पार्शियलिटी के अंदर। तो इस तरह से अपन ने देखा। फिर अपन देखे लॉ ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री है, इसके अंदर आप देखोगे समान इकाई के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये बोलता है कि कोई भी समान चीज़ है तो उसके साथ में आप समान व्यवहार करो, उसके साथ में किसी तरह का मतलब कि अलग व्यवहार मत करो, किसी को वरीयता मत दो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, ये बोला जाता है लॉ ऑफ सिमेट्री के अंदर। तो इसके अंदर ये चीज़ हो गई। फिर लॉ ऑफ पार्सिमोनी के अंदर अपन देखें तो पार्सिमोनी का आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो बोलता है बचत से रिलेटेड होता है। यानी कि लाइब्रेरी के अंदर जब भी आप कैटलॉगिंग करो तो उसके अंदर धन, समय और श्रम है उसका बचत करके चलो। तो ये बात कौन बोलता है, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, जिसको बोला जाता है मितव्ययिता का सूत्र। तो इस तरह से ध्यान रखना है, इसका हिंदी में नाम आपका है मितव्ययिता का सूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर एक बात और बोली गई है कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करो लाइब्रेरी के अंदर और मैक्सिमम क्या हो आपकी एफिशिएंसी आए। तो ये बात कौन कहता है, आपका कहता है लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स के अंदर सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लास के अंदर अपन ने लगभग बात की जाए तो अपन ने 40 मिनट के अंदर पूरी चीज़ पढ़ी थी। ये लॉ की एक अलग से क्लास हुई थी, लॉ और प्रिंसिपल की, और इसके अंदर आपको देखोगे तो 2 पेजेस के अंदर अपन ने पूरा जो है शॉर्ट नोट्स बना लिए इन दोनों क्लासेस, मतलब कि एक क्लास के 2 पेज के अंदर अपन ने शॉर्ट नोट्स बना लिए। और आप देखोगे तो अपन ने जब पढ़ा था तो लगभग 30-35 पेज थे, तो उनके अंदर अपन ने इस पूरी चीज़ को डिटेल में पढ़ा था। तो ये इस तरह से लॉ का कंप्लीट हो गया। लॉ आपके 4 तरह के होते हैं और इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर प्रिंसिपल अपन देखें तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ऑफ कितने प्रिंसिपल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रिंसिपल होते हैं। किससे रिलेटेड होता है, सेकंड डिवीजन से रिलेटेड होते हैं। और फिर अपन देखें 4 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला अपन देखें तो प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन है। तो लोकल वेरिएशन के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर जो आपके स्थानीय कोई भिन्नता है उसको आधार पे ये बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जब भी आप मानकीकरण के साथ साथ यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करो किसी भी चीज़ का, जैसे अपन देखें तो कैटलॉगिंग का जब आप स्टैंडर्डाइजेशन करो, किसी भी एक आधार पर कोई कैटलॉगिंग तैयार करो, किसी एक कोड के आधार पर तैयार करो, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्थानीय भिन्नता है, विशेषताएं हैं और आवश्यकताएं हैं, तो उनका भी उसमें समावेश होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं बनाना है कि जो आप स्थानीय आवश्यकता है उनको नज़रअंदाज कर दो, वहाँ की विशेषताओं को नज़रअंदाज कर दो। तो इस तरह से आपको जो भी कैटलॉगिंग है उस तरह से नहीं करनी है, आपको स्थानीय विशेषताएं उनको भी समावेश करके इसके साथ चलना है। ये बोलता है लोकल वेरिएशन। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में अपन देखें तो ऑस्मोसिस में बोला गया है कि इसके अंदर जो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है प्रिंसिपल, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो लाइब्रेरी के अंदर एक्टिव कलेक्शन होता है तो उसको पहचानने का, उसको आप आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस करता है। क्योंकि इसके अंदर क्या बात करी गई है, तो इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि जैसे अपन कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में, तो इसमें कहा गया है अगर कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर किसी भी स्कीम के अंदर चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस के हिसाब से अगर लाइब्रेरी के अंदर मान लो कोई पुरानी बुक थी जो किसी या तो लाइब्रेरी के अंदर नई बुक आती है तो क्या की जाएगी, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट के आधार पर
नई बुक जब भी आएगी तो वो नई पद्धति है, जो भी चेंजेस हो गए हैं पद्धतियों में, तो उसके हिसाब से उसकी जो कैटलॉग है वो तैयार किया जाएगा। फिर एक दूसरी बात ये बोलता है कि ऐसी बुक जो कि किसी यूज़र को दी गई है, वो जब लाइब्रेरी में आती है तो उसको भी नई योजना के अनुसार ही व्यवस्थित करो, और ऐसी बुक जो कि सेल्फ पे पड़ी रहती है, कोई काम की नहीं है, तो उसको पुरानी योजना से ही बने रहने दो। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो बुक्स है वो यूज़फुल है, उनको अलग से उसकी पद्धति बन जाती है, और जो पुरानी है जो बिन काम की है उनको अलग कैटलॉगिंग के अंदर उसको बना दिया जाता है। तो इस तरह से फिर से एक एक्टिव जो रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर अपन ने पूरा पढ़ा था ऑस्मोसिस के अंदर। फिर अपन देखें प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ आइडिया, तो इसके अंदर आप देखोगे तो एक नियम के साथ में आपको एक आइडिया या एक सिचुएशन, यानी कि एक आइडिया एक सिचुएशन जब भी हो तो उसके अंदर आपको एक ही नियम अप्लाई करना है, ये बोलता है यूनिटी ऑफ आइडिया। क्योंकि इस तरह से अगर आप एक आइडिया या एक सिचुएशन में अलग अलग नियम यूज़ करोगे तो उस तरह से आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए यूनिटी ऑफ आइडिया के अंदर ये बोला गया है कि एक जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए सिर्फ एक ही नियम होना चाहिए। तो उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो इसके अंदर क्या कहा गया है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर ये कहा गया है कैटलॉग के लिए शब्दों, शीर्षकों और इसके अंदर नामों का जो सिलेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी प्राथमिकता है यानी कि जो संभावना है उसके आधार पर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका संभावना होता है कि जो भी अगर बात करें अपन की जो यूज़र आ रहा है किसी लाइब्रेरी के अंदर, तो उसकी किसी भी शीर्षक को, किसी भी बुक को ढूंढने के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, किन शीर्षकों, किन नामों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके आधार पर ही इसको बनाया जाना चाहिए कैटलॉगिंग को, ना कि ऐसे नामों के आधार पर कि जिनका यूज़ कोई करना है, जिनको कोई जानता नहीं है, तो उसके आधार पर नहीं बनाया जाकर उसको उस तरह से बनाया जाना चाहिए जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, उसको पूछे जाने की, उसको प्राप्त करने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो उसके आधार पर कैटलॉग तैयार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अपन ने प्रिंसिपल के बारे में, लॉ के बारे में पूरा देखा, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के बारे में देखा कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उनका किस तरह से विकास हुआ है। फिर इसके बाद में अपन आगे बात करें तो अपन बात करते हैं कि जो आपके कैनन्स है उनके बारे में। तो कि कैनन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिंसिपल, लॉ, ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके अपन बात करें तो आपको सिर्फ कैनन ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अंदर सीधा लिखा हुआ है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग, तो आपको कैनन ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि कैनन तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में लॉ और प्रिंसिपल है वो भी आपको पढ़ के जाना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैनन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और उसके साथ साथ में लॉ जो है वो दोनों पे भी फोकस करना है। तो कैनन के बारे में अपन देखें तो सबसे पहला जो कैनन है वो है आपका कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। अपन ने वैसे सीरीज से पूरा देखा था कि कैनन है उनका किस तरह से विकास हुआ है, तो आपको जो याद रखना है कि किस तरह से उसका विकास हुआ है, तो वो आपको उसी सीरीज़ के अंदर पूरे एक जो सीरियल है उसके अंदर याद रखना है। क्योंकि उसके अंदर आपका जो पहले 6 कैनन थे वो फर्स्ट फेज़ के अंदर आए थे, फिर 2 कैनन सेकंड फेज़ के अंदर, फिर एक कैनन का नाम चेंज हुआ और फिर फोर्थ फेज़ के अंदर एक कैनन आया था। तो आपको जो उसका है वो उस तरह से अपन बात करें क्रोनोलॉजी उस तरह से ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और इम्पोर्टेंट जो कैनन है उसके हिसाब से अपन ने इसको पहले लिखा है। तो अपन ने असर्टेनेबिलिटी है वो आपका थर्ड कैनन है, लेकिन अपन ने उसको पहले देखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो असर्टेनेबिलिटी के बारे में बात करें अपन कि इसके अंदर किस तरह की बात की जाती है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कोई भी चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए इसके अंदर, यानी कि जो एंट्री है उसके अंदर अपन किसी भी चीज़ को यूज़ करें तो वो क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रेसेबल होनी चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। असर्टेनिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ है जो निश्चित हो, जिसको अपन को पता हो कि ये कहाँ से ली गई है, जो ट्रेसेबल हो, तो ये बात करी जाती है असर्टेनिटी के अंदर। अब इसके अंदर अपन देखें तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक। तो काल्पनिक कैसे होगी इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को, जैसे आप कैटलॉग के बारे में अपन ने इसके अंदर बात करी, कैटलॉग तैयार करते हैं तो उसके जो कैनन है, अब कैटलॉग तैयार करते टाइम आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जो कि बुक के अंदर नहीं है, कोई बाहर से उसके बारे में ली गई है। जैसे मान लो किसी बुक के अंदर जो ऐसी चीज़ होती है, कोई बुक है जिसके अंदर अपन कोई एंट्री बनाए, तो ऐसी एंट्री बनाई जाती है जो कि बाहर से ली जाती है, यानी कि बुक के अंदर उसके बारे में नहीं दिया होता, लेकिन वो बुक उसी नाम से फेमस होती है तो उसको बाहर से लिया जाता है। तो वो चीज़ है कि वो एक तरह से मतलब काल्पनिक इन्फॉर्मेशन हो गई, वो उस बुक के अंदर नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है, वो आपने कहाँ से लिए, क्या लिया है, वो अलग चीज़ है, वो बाहर की चीज़ है। तो ये असर्टेनिटी ये बोलता है कि जितना हो सके उतना आप बाहर से चीज़ों को यूज़ मत करो, जितना हो सके आप उस बुक के अंदर जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके जो आपकी कैटलॉग है उसको तैयार करो। तो ये बोलता है कि असर्टेनिटी ट्रेसेबल होना चाहिए जो कैटलॉग है, और उसके साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफाइन होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक। और फिर शीर्षक के बारे में बात करें तो शीर्षक को आप टाइटल पेज से बनाओ या फिर आप जो ओवरफ्लो पेज, यानी कि टाइटल पेज के बाद में जो पेज होता है उससे आप तैयार करो शीर्षक। तो इस तरह से असर्टेनिटी है ये बात बोलता है आपका। फिर अपन सेकंड कैनन देखें तो सेकंड कैनन के अंदर आपका है प्रीपोटेंस। तो प्रीपोटेंस के अंदर क्या बात करी जाती है कि एंट्री का सही स्थान निर्धारण करना, यानी कि विभिन्न जो एंट्रीज होती है, विभिन्न प्रविष्टियाँ होती है, उनके बीच में से किसी एक प्रविष्टि का जो स्थान है वो निर्धारित करने का काम कौन करता है, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस करता है। क्योंकि प्रीपोटेंस का मतलब है प्रबलता।
तो ये बताता है कि किसी भी इतनी सारी एंट्रीज के अंदर किसी एक एंट्री की प्रबलता कितनी ज़्यादा है, तो वो बताने का काम करता है कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस। अब इसके अंदर अपन देखें तो शीर्षक का जो निर्धारण है, ये कैनन ऐसे बोलता है जो शीर्षक का निर्धारण है वो प्रबलता के अनुसार होना चाहिए। जिस भी शब्द की प्रबलता सबसे ज़्यादा हो उसके अंदर आपके टाइटल पेज या फिर ओवरफ्लो पेज के अंदर, तो उस प्रबलता जिस शीर्षक के सबसे ज़्यादा हो तो उसको ही शीर्षक के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए जिस शब्द की प्रबलता सबसे ज़्यादा हो। तो इस तरह से प्रीपोर्टेंस के अंदर अपन ने दो चीज़ देखी है, तो एंट्री के अंदर सही स्थान निर्धारण करना, किसी भी एंट्री का जो विभिन्न प्रविष्टि हैं उनके बीच में सही स्थान का निर्धारण करने का कार्य किया जाता है, और उसी के साथ साथ में शीर्षक का निर्धारण करने का कार्य किसमें किया जाता है, कैनन ऑफ प्रीपोर्टेंस के अंदर। फिर अपन देखें जो नेक्स्ट कैनन आपका है, तो कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ये कैनन है, और इसको 1964 के अंदर, ये मैंने आपको बताया था, प्योरिटी को हटा के जोड़ा गया था। फिर उसके बाद में इसमें किस तरह की बात की जाती है, तो शीर्षक नाम जो होता है, किसी भी शीर्षक का जो मतलब किसी भी नाम के रूप में जब शीर्षक को यूज़ किया जाता है, यानी कि शीर्षक के रूप में जब नाम को यूज़ किया जाता है, तो उसका क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि एक नाम है वो एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो दो नाम आपको कोई भी एक जैसे दिए हुए हों, जैसे आप मान लो दो लेखक है, मान लो जैसे एक हो गया आपका मान सिंह और दूसरा भी मान सिंह हो गया, तो इस तरह से दो लेखक है मान लो। अब इन दोनों लेखकों के नाम से आप मान लो वो बनाओगे कैटलॉग, तो इसके अंदर अगर आपने मान सिंह दोनों ही जगह मान सिंह यूज़ कर लिया, तो आपको इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी एक मान सिंह के बारे में ढूंढोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी जो कैटलॉग है उसके इसके बारे में। तो इन नामों के बीच में एक इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए, एक मतलब कि डिफरेंस होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक ये नाम है ये किसकी प्रविष्टि से रिलेटेड है, ये शीर्षक है ये इसकी प्रविष्टि किससे रिलेटेड है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके साथ में क्या किया जाता है, कोई भी एक इंडिविजुअलाइजेशन जो एलिमेंट है उसको जोड़ा जाता है। जैसे मान लो इसमें मानसिक फर्स्ट कर दिया, इसमें मानसिक सेकंड कर दिया, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसको जोड़ दिया गया, तो इस तरह से डेट ऑफ ईयर है उसको जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो है इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है, अलग से समझ में आया चीज़। कोई भी जो दो नाम है उनके बीच में कन्फ्यूज़न ना हो, दो नाम यानी कि एक नाम है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ ना हो, तो इस तरह से जो होता है वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो प्रत्येक नाम है वो एक विशिष्ट इकाई से रिलेटेड होना चाहिए, ये बात बोलता है आपका कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे तीनों कैनन। उसके बाद में अपन चौथे कैनन पे चले, तो आपका है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, जिसको 1950 के अंदर रिलेवेंस की जगह जोड़ा गया था। और इसमें क्या होता है कि ये बेस्ट मेथड होता है किस चीज़ के लिए, शीर्षक के चयन के लिए, और इसके अंदर पाठक का दृष्टिकोण है वो देखा जाता है। तो ये शॉर्ट हेडिंग है वो किस तरह से बेस्ट शीर्षक चयन के लिए किस तरह से बेस्ट कैनन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जब भी कि शीर्षक बनाया जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि कोई भी जो शीर्षक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है किसी भी शब्द का, तो वो जो है वो पाठक की दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो पाठक है वो किस नाम से किसी बुक को सर्च करता है, किस शीर्षक से किसी बुक को सर्च करता है, तो उसके सर्च करने की जो वो जिस नाम से सर्च करता है तो उसी नाम से जो है जो शीर्षक है वो बनाया जाना चाहिए, प्रविष्टि बनाई जानी चाहिए। तो ये बात करता है शॉर्ट हेडिंग। तो इस तरह से बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद में पांचवें पे बात करें अपन, तो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात करता है कि परिवर्तन है, अपडेट है किसी भी प्रविष्टि के अंदर और किसी भी कैटलॉग के अंदर, और नियमों में संशोधन है। तो उसके बारे में ये बात करता है कि जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जिस तरह से संदर्भ चल रहा है अभी के टाइम पे, तो मान लो पहले के टाइम पे कुछ और चीज़ें हैं उनके रूप में उपयोग किया जाता था, कुछ और परंपराएं थी, कुछ और तरीके थे किसी भी कैटलॉग को बनाने के, और आज के टाइम पे मान लो मॉडर्न कैटलॉग बनने लग गए, कंप्यूटर के यूज़ से कैटलॉग बनने लग गए, या कोई नया आविष्कार हो गया, तो उसके अनुसार जो कैटलॉग की स्कीम है उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, उनके नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। ये बात बोलते हैं कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से पांचों कैनन के बारे में अपन ने देखा। आप अगर कैनन की क्लासेस देखोगे तो जैसे मान लो और आपने कहीं और से कैनन पढ़ा होगा तो आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कैनन के अंदर, आपको समझ में नहीं आता होगा कि असर्टेनिटी किससे रिलेटेड होती है, प्रीपोर्टेंस किससे रिलेटेड होता है, और ये सब चीज़ें किससे अलग अलग रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर अपन ने पूरा जो है वो डिटेल से एकदम जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पढ़ी है, और इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि असर्टेनिटी के बारे में अपन देखें तो ये मेनली क्या बोलता है कि जो शीर्षक होता है वो आपका क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। इतनी सी आप ध्यान रखो, बस ट्रेसेबल हो, डिफाइन हो शीर्षक, इतना बात बोलता है आपका असर्टेनिटी। उसके बाद में प्रीपोर्टेंस के बारे में बात करें तो प्रीपोर्टेंस ये बताता है कि जो शीर्षक का निर्धारण है प्रबलता के अनुसार होना चाहिए, एंट्रीज के बीच में किसी एक एंट्री का स्थान क्या होगा, ये बताता है प्रीपोर्टेंस। उसके बाद में इंडिविजुअलाइजेशन है, वो सीधा क्या बात बोलता है कि जो शीर्षक के नाम होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअलाइजेशन एलिमेंट होना चाहिए, जिससे समझ में आए कि कोई जो एक नाम है वो किससे रिलेटेड है। क्योंकि दो नाम, एक नाम दो चीज़ों के लिए यूज़ ना हो और दो नाम एक चीज़ के लिए यूज़ ना हो, तो ये चीज़ है कि फिर बाद में अगर आप इस तरह से बना लोगे कि एक नाम से ही दो मतलब कि एक नाम आप सर्च करो और वो दो चीज़ों के लिए हो, तो उससे क्या होगा, जो कैटलॉगिंग की स्कीम है, कैटलॉग है, वो अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको व्यवस्था को रोकने के लिए किया जाता है कि प्रत्येक नाम के लिए एक विशिष्ट इकाई होनी चाहिए।
फिर उसके बाद में कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग है, उसके अंदर मैंने बताया शीर्षक चयन होता है, पाठक का दृष्टिकोण होता है, पाठक जिस नाम से कोई चीज़ को सर्च करेगा तो उस अनुसार ये बनाया जाता है। फिर कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इसके अंदर देखा जाता है कि परिवर्तन और अपडेट किस हिसाब से हो रहे हैं, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है आज के टाइम पे, तो उसके अनुसार इसको बनाया जाता है। तो दो अपन ने पाँचों कैनन देख लिए। फिर उसके बाद छठे कैनन पर चलें तो वो है आपका कैनन ऑफ परमानेंस, सॉरी। तो कैनन ऑफ परमानेंस है, उसके अंदर अपन आप देखोगे तो शीर्षक में स्थिरता के बारे में बात की जाती है इसमें, और नाम शीर्षकों पे इसमें लागू होता है। तो ये बोलता है कि जो आपका शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने एक शीर्षक के रूप में एक चीज़ को यूज़ कर लिया और कल आप उसको चेंज कर दो, तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। जो शीर्षक आपको बनाना है वो परमानेंट बनाना है। अब इसके अंदर आपको जो बात करी गई शीर्षक की स्थिरता और नाम शीर्षकों के लिए लागू होती है। तो अपन एक बार जो करेंसी पढ़ेंगे उसके बाद में आपको क्लियर होगा कि नाम शीर्षक किस तरह से पे लागू होते हैं। तो कैनन ऑफ करेंसी के अंदर आप देखोगे तो इसमें बोला जाता है कि यूज़ करंट टर्म्स, यानी कि जो आज के टाइम पे जिन वर्ड्स का, जिन टर्म्स का यूज हो रहा है, जिन किसी भी कैटलॉग के अंदर कोई चीज़ को खोज करने के लिए जिन शब्द का, जिन टर्म्स का यूज़ हो रहा है, तो उनके अनुसार ही जो है वो आपको शीर्षक बनाना चाहिए। ये बात करता है आपका जो हेडिंग है वो बनानी चाहिए। कौन करता है? कैनन ऑफ करेंसी। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये दोनों चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि शीर्षक में स्थिरता होनी चाहिए बोलता है परमानेंस, और जो करेंसी है वो ये बोलता है कि जो कोई भी करंट टर्म है उसके अनुसार ही शीर्षक को बनाया जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो इसके अंदर देखेंगे अपन तो SR रंगनाथन ने बोला है कि जो नाम शीर्षक होते हैं उस पर जो लागू होता है वो होता है परमानेंस का रूल, और जो आपके हैं सब्जेक्ट हेडिंग या फिर क्लास इंडेक्स एंट्री, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट हेडिंग है उसके अंदर लागू होता है आपका करेंसी। तो सब्जेक्ट का नाम जो होता है, जैसे टाइम के साथ साथ में सब्जेक्ट का नाम चेंज होता रहता है। जैसे आज अपन बात करें लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो पहले जो उसका नाम था वो लाइब्रेरी इकोनॉमी था, तो बाद में उसको लाइब्रेरी साइंस कर दिया गया। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें तो पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी था। तो इस तरह से सब्जेक्ट का नाम होता है वो टाइम के साथ साथ में चेंज होता रहता है, क्योंकि उसमें अपडेट होते रहते हैं और कई सर्चेज, कोई नई नई चीज़ें आती रहती है। तो सब्जेक्ट का नाम है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। और जो आपका अपन बात करें पर नाम शीर्षक होता है, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल लेखक का नाम है या फिर संस्था का नाम है, तो वो क्या होता है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है, वो आपका परमानेंट ही रहता है। तो इसके अंदर परमानेंट ही उनको शीर्षक बनाया जाना चाहिए। तो ये बात करता है परमानेंस। और करेंसी के बारे में मैंने बता दिया, सब्जेक्ट हेडिंग होती है वहाँ पे इसको लागू किया जाता है। फिर अपन 8वां देखें तो वह है कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी है संततता का नियम है, वो ये बोलता है कि आपको सीधे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो यूनिफॉर्मिटी है होनी चाहिए किसके अंदर, जो आप अगर मैन एंट्री बनाओ और एडेड एंट्री बनाओ तो वो एक जैसी होनी चाहिए। उनमें क्या होनी चाहिए, संततता होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो इसका स्टाइल है, यानी कि जो बनाने का आप कैटलॉग बनाओगे तो मैन एंट्री को जिस तरह स्टाइल बनाओगे उसी स्टाइल में एडेड एंट्री होनी चाहिए। और जो इसका प्रस्तुतिकरण है, रेंडरिंग है, तो वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये बात करता है आपका कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। उसके बाद में कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है, वो आपका सबसे लेटेस्ट और 9th जो कैनन है वो है। उसके अंदर आप देखोगे तो मल्टी वर्ड नेम जो होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े नाम होते हैं, जैसे आप देखोगे किसी कॉन्फ्रेंस है उसका इतना बड़ा नाम होता है 5-6 शब्द का, या फिर किसी संस्था है उसका एक बड़ा नाम होता है। तो उन नाम के अंदर से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो मल्टी वर्ड नेम होते हैं तो उसके अंदर से आप जब शीर्षक बनाओगे तो पूरे बड़ा नाम का तो शीर्षक बनाओगे नहीं, आप किसी छोटे एक शब्द का शीर्षक बनाओगे। तो जो शब्द आप चूज़ करो उसको आपको इतना ध्यान रखना है कि जो उसकी रिकॉल वैल्यू हो वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि पाठक उसको आसानी से याद कर सके और वो दोबारा जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उस शब्द के उपयोग से वो कोई चीज़ को सर्च कर सके। तो ये बात बोलता है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो शीर्षक में रिकॉल वैल्यू का शब्द, यानी कि शीर्षक बनाओ जब आप मल्टीवर्ड नेम का, तो इसके अंदर आप उस शब्द का चयन करो जो कि रिकॉल वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा हो। तो ये बात करता है आपका कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो इस तरह से अपन ने जो कैनन थे उसके बारे में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ लिया है। अपने पूरे 9 के 9 कैननों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे पहले मैंने कैननों के बारे में आपको बता दिया था कौन सा कैनन कब आया था। तो इस तरह से आप अभी तक अपन ने 3 क्लासेस का रिवीजन कर लिया। उसके अंदर अपन ने नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है उसको एकदम कंप्लीट कर लिया है, और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है वो आपके लिए कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन का टॉपिक है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। जब भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको नॉर्मेटिव प्रिंसिपल उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और रिवीजन आपको इसमें समझ में आ गई होगी सब चीज़ें। और फिर अपन चले आगे, तो अपन देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। तो अपन ने ये आपकी जो थी 3 क्लासेस अभी तक बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के लिए, जिनके अंदर ISBD, IS 2709 और उसी के साथ साथ में मार्क के बारे में पढ़ा है। तो इसके अंदर अपन रिवाइज करते हैं इसके बारे में। बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के बारे में अपन देखें तो किसी विशिष्ट संसाधन का प्रतिनिधित्व और वर्णन करने वाली एंट्री होती है। यानी कि जैसे अपन ने कैटलॉग के बारे में बात करा था, कैटलॉग क्या होता है, लाइब्रेरी में जितनी भी अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, संसाधन होते हैं, तो उनके बारे में वर्णन करने का काम करता है कौन, कैटलॉग। तो उसी के साथ साथ में अपन देखें बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है वो भी ये इसी तरह का होता है कि जो विशिष्ट संसाधन होता है
तो उसके बारे में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए और उसका वर्णन करने की जो एंट्री बनाई जाती है तो वही बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होती है। और अपन बात करें एक तरह से जो कैटलॉग है वो एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, उसी का ही पार्ट है, क्योंकि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन मेन होता है कि उसके अंदर यही होता है कि जो किसी संसाधन है उसका वर्णन प्रतिनिधित्व करने के लिए एंट्रीज बनाई जाती है। अब इसके अंदर अगर लोकल फॉर्मेट में या लोकल लेवल पे अगर कोई एंट्री बनाई जाएगी तो किस तरह से वो होगी आपकी लाइब्रेरी कैटलॉग, और जब उसको एक्सचेंज फॉर्मेट या कम्युनिकेशन या इंटर चेंज फॉर्मेट में बनाया जाएगा तो वो आपका अलग अलग, जैसे ISBD हो गया आपका, हम बात करें मार्क हो गया, ISO 2709 हो गया, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट बन जाते हैं। तो आप देखोगे तो दो टाइप होते हैं आपके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के, जिसके अंदर आप देखोगे एक तो इंटरनल और लोकल फॉर्मेट है जो कि लाइब्रेरी कैटलॉग होता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, जो इंटरनल या लोकल फॉर्मेट है उसका एग्जाम्पल है लाइब्रेरी कैटलॉग। और दूसरा है एक्सचेंज या कम्युनिकेशन और इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसके अंदर आप उसके एग्जाम्पल देखोगे तो एक तो ISBD आपका एग्जाम्पल है, एक ISO 2709 है, उसी के साथ साथ में मार्क है, Z 39.50 है, उसके साथ साथ CCF है, मेटाडाटा है, और फिर डब्लिन कोर है और ओपेक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है अपनी क्लासेस के अंदर, तो इनका रिविजन अपन कर लेते हैं। ISBD के बारे में आप देखोगे तो ISBD है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको अच्छे से मतलब कि ISBD है उसको रिविजन करते हुए पढ़ना है पूरी चीज़ें, क्योंकि ISBD का फुल फॉर्म से लेके और अब इसके जो अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग जो बात करें अपन संसाधन है उनके जो अलग अलग टाइप्स के ISBD बनाए गए हैं, तो उनकी डेट से लेके उनकी फुल फॉर्म सब चीज़ें सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस क्लास के अंदर। तो जो ISBD के बारे में अपन बात करें तो ISBD में आप देखोगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है वो ISBD की फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद में अपन देखिए किसके द्वारा इसका विकास किया गया है, तो IFLA के द्वारा इसका विकास किया गया है। और IFLA के द्वारा इसका विकास कब किया गया, तो इसका विकास किया गया था, एक मीटिंग हुई थी जो कि 1969 के अंदर हुई थी। इस मीटिंग को कहा जाता है IMCE, जिसको जैसे अपन बात करें इंटरनेशनल मीटिंग फॉर कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, इसके बारे में बोला जाता है। तो ये जो मीटिंग थी इसके अंदर क्या किया गया था कि जो आपके कैटलॉगिंग के रूल है उनको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, यानी कि बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उसको एक स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए, उसका मानकीकरण करने के लिए ये मीटिंग की गई थी। और इस मीटिंग का ही जो परिणाम है वो आपका ISBD है। तो ये मीटिंग है उसका आपको ध्यान में रखना है, ये 1969 के अंदर की गई थी, जो कि आप देखोगे रिकॉल वैल्यू अपन ने लास्ट कैनन पढ़ा था तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि 1969 के अंदर वो आया था। और इसी टाइम पे जो है 1969 के अंदर ही ये मीटिंग करी गई थी IMCE। तो ये इस तरह से आप मतलब कि कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो इन सब चीज़ों को, जो डेट्स है उनको आप कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो। तो IFLA के द्वारा किया गया और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी कि IFLA के द्वारा किया गया, कौन सी मीटिंग के अंदर हुआ, तो कब हुआ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपन देखें ISBD में सबसे पहला जो संस्करण है वो कब उसका प्रकाशन किया गया, एडिशन कब आया सबसे पहला, तो ISBD M यानी कि मोनोग्राफ बोला जाता है M से, तो ये आया था आपका 1971 के अंदर फर्स्ट एडिशन। और फिर इसमें अपन देखें तो 1971 में तो इसका फर्स्ट एडिशन आ गया, लेकिन इसको जब है ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, यानी कि जो आपकी बिब्लियोग्राफिक कमेटी है इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक कमेटी, उसके द्वारा ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया इसको, तो वो 1973 के अंदर किया गया था। तो इसी तरह से इसका फर्स्ट एडिशन तो कब आया था 1971 के अंदर, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 1973 के अंदर। तो इसका जो फिर नेक्स्ट एडिशन आया उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि जो मेन बात करें अपन की स्टैंडर्ड एडिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको 1971 के अंदर तो इसका पहला एडिशन आ गया था, लेकिन इसको तब तक क्या किया गया था, अडॉप्ट नहीं किया गया था, इसको ऑफिशियली मान्यता नहीं दी गई थी। उसको 1973 के अंदर मान्यता दी गई और फिर उसके बाद में जो उसका एडिशन आया तो उसको स्टैंडर्ड एडिशन कहा गया। तो इसका 1974 है, इसके अंदर स्टैंडर्ड एडिशन आया था। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर अपन इतनी तो आपकी बात हो गई, आप देखोगे जो ISBD है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है एक तरह से अपन जैसे बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जिससे भी कोई भी संसाधन है उसका क्या किया जाता है कि वर्णन किया जाता है उसके अंदर, और उसी साथ साथ में इसको इंटरनेशनल रूप से आदान प्रदान करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ISBD को। तो इस तरह से ये चीज़ होती है कि एक तरह का ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ही है। और फिर इसके बाद में अपन देखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, तो इसके अलग अलग टाइप्स है, उनको आपको ध्यान में रखना है, उनके फुल फॉर्म उसके किससे रिलेटेड है वो, और उसके साथ साथ में उसको कब आया था। तो आप देखोगे ISBD M है, तो ISBD M को कहा जाता है मोनोग्राफिक, यानी कि मोनोग्राफिक इसकी फुल फॉर्म है। तो ISBD की फुल फॉर्म तो आपको पता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, और M है उसका मोनोग्राफिक, उसकी फुल फॉर्म हो गई। और फिर अपन देखें कब आया, तो 1971 के अंदर इसका पहला एडिशन आया था, और 1974 है इसके अंदर इसका स्टैंडर्ड एडिशन आया। अब ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये बुक से रिलेटेड होता है,
यानी कि जो बुक्स, मोनोग्राफ का मतलब हो गया बुक्स, यानी तो बुक से रिलेटेड जो भी आपका आईएसबीडी है, आपसे पूछा जाए कि जो आईएसबीडी है एम है वो किससे रिलेटेड है, तो बुक से रिलेटेड होता है। और इसके बाद में अपन ने इसके बारे में डिटेल से अपनी क्लास के अंदर पढ़ा था। अभी यहाँ पे शॉर्ट के अंदर आपको बता देता हूँ मैं कि बुक से रिलेटेड ही होता है। फिर आप देखोगे तो आईएसबीडी एस है, यानी कि जिसको सीरियल कहा जाता है फुल फॉर्म। और फिर ये कब आया, तो ये 1974 के अंदर आया था। और ये किससे रिलेटेड होता है, तो जनरल और मैगजीन होती है उनसे रिलेटेड होता है। सीरियल का मतलब है कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि बार बार जिनका प्रकाशन होता रहता है, जैसे आप देखोगे मैगजीन या जनरल होती है, वो क्या होती है, हर हफ्ते, हर महीने, हर 3 महीने में, तो इस तरह से प्रकाशित होती रहती है। तो इस तरह से उनका क्या होता है, एक सीरियल चलती रहती है। तो आपको ध्यान में रखना है आईएसबीडी एस है, सीरियल से, सीरियल्स का फुल फॉर्म होता है। और ये किससे रिलेटेड होती है, तो जनरल और मैगजीन से रिलेटेड होती है। फिर अपन देखें तो आईएसबीडी सीएम है। तो सीएम है वो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, कार्टोग्राफिक मटेरियल्स का नाम होता है और फुल फॉर्म। और ये कब आई थी, तो 1977 के अंदर आया था। और ये मैप से रिलेटेड होता है। फिर आप देखोगे आईएसबीडी जी, तो ये आया था जनरल, इसकी फुल फॉर्म है। ये भी 1977 के अंदर आया। और ये जो होता है किसी बेसिकली किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, जो आपका AACR2 अपन आगे पढ़ेंगे, तो कैटलॉगिंग जो कोड होता है AACR2, तो उसका क्या होता है, बेस होता है। फिर अपन देखें तो आईएसबीडी एनबीएम, यानी कि नॉन बुक मटेरियल होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये नॉन बुक मटेरियल जो है वो आप देखोगे तो ये कब आया, तो ये 1977 के अंदर आया था। और ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये ऑडियो वीडियो 3D से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से अगर आप ये पूरी टेबल याद रखोगे तो आपके आराम से 2 क्वेश्चन तो इस टेबल में से आ जाएंगे। तो इसके जो है आपको ध्यान में रखनी है, इसकी डेट और इनकी फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब अपन ने इसके अंदर पूरा देख लिया कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड होती है। तो पिछले एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई थी कि आईएसबीडी एन है वो किस, मतलब कि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद में अपन बात करें तो इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में कब आए, इनकी डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इनकी डेट ध्यान रखने के लिए मैं आपको लास्ट में जब ये पूरे आपको कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद में बताऊंगा किस तरह से डेट को आप ध्यान में रख सकते हो। तो सब फिर अपन देखें जो आपका नेक्स्ट है वो है आईएसबीडी ए, जिसको बोला जाता है एंटीक्यूरिन, यानी कि जो ओल्ड अपन बात करें मोनोग्राफिक जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एंटीक्यूरिन कहा जाता है। तो एंटीक्यूरिन होता है वो आपका कब आया उसके अंदर, तो 1980 के अंदर आया था ये। और फिर जो आपका है आईएसबीडी पीएम, यानी कि प्रिंटेड म्यूजिक है, वो भी 1980 के अंदर आया। फिर आईएसबीडी सीएफ है, तो ये आपका कंप्यूटर फाइल से रिलेटेड होता है, तो ये आपका आया था 1990 के अंदर। और फिर आईएसबीडी ईआर है, तो आईएसबीडी ईआर है जो कंप्यूटर फाइल्स है उसी का नाम चेंज करके आईएसबीडी ईआर कर दिया गया, कब, 1977 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आईएसबीडी सीएफ है वो कंप्यूटर फाइल्स है इसकी फुल फॉर्म, और ये 1990 के अंदर आया था। और जो ईआर है वो इसी का ही नाम चेंज कर दिया गया था, कंप्यूटर फाइल का नाम बाद में चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कर दिया गया था। तो ये आपको समझ में भी आ रहा हो, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, तो ये इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया 1977 के अंदर, वो 1997 के अंदर। फिर अपन देखें तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आईएसबीडी सीआर, जो कि है कंटिन्यू रिसोर्सेज। तो कंटिन्यू रिसोर्सेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका एक तरह से सीरियल से रिलेटेड है। तो जो सीरियल है एस, अपन ने सेकंड वाली बात करी थी, इसी का नाम चेंज करके, और 2002 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, आईएसबीडी सीआर कर दिया गया। फिर अपन देखें तो नेक्स्ट है आपका आईएसबीडी पीई, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एडिशन है, जो 2007 के अंदर आया था। और फिर जो सबसे लास्ट वाला एडिशन है वह आईएसबीडी सीई, यानी कि कंसोलिडेटेड एडिशन, जो कि 2011 के अंदर आया था। तो कंसोलिडेटेड एडिशन जो था, इसके अंदर जो जितने भी आपके आईएसबीडी है, यानी कि एम एस आपका एनपीएम हो गया, फिर सीएम हो गया, ये जितने भी अलग अलग तरह के हैं, तो उन सबको मर्ज करके और फिर एक जनरल जो बनाया गया था वो आपका कंसोलिडेटेड एडिशन बनाया गया 2011 के अंदर। तो ये जो अलग अलग टाइप के हैं आईएसबीडी, उनका क्या मतलब होता है, यानी कि जो बुक से रिलेटेड होती है वो डिस्क्रिप्शन अलग तरह के होते हैं। आप बात करें जो सीरियल्स होती है उनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन अलग होता है, कार्टोग्राफी मटेरियल से रिलेटेड अलग होता है, प्रिंटेड म्यूजिक से रिलेटेड अलग होता है। तो ये इन सबको अलग अलग होने के कारण इनको क्या किया जाता है कि एक साथ इनको नहीं बनाया जा सकता है, इनको क्या है अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर ही बनाया जा सकता है। जैसे कि अपन बाद में अपन यहाँ बात करें इस तरह से, जैसे आप देखोगे यहाँ डिस्क्रिप्शन, तो जैसे मार्क के अंदर अपन डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो सबको मोनोग्राफ है उसका डिस्क्रिप्शन अलग तरह से बनता है। फिर सीरियल है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपके वॉल्यूम्स होती है अलग अलग टाइम पे, कौन सी डेट पे कौन सी कब प्रकाशित करेगी कौन सी वॉल्यूम, तो इस तरह से चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाती है। जबकि अपन बुक के बारे में बात करें तो बुक में इस तरह का कुछ नहीं होता है, उसके अंदर सीधा सीधा ऑथर है, ये सब चीज़ों के बारे में दी हुई होती है। तो इस तरह से इनका डिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग तरह से तैयार किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है, जैसे कंप्यूटर फाइल है, उनको बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज कर दिया गया था। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है
इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें क्या किया जाता है कि ऑनलाइन जो साइट्स होती है, ऑनलाइन जो आपकी लिंक्स होती है वो सब दी हुई होती है। तो ये डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरह से तैयार होने के कारण ये अलग अलग टाइप से आए, और फिर बाद में जब 2011 है उसके अंदर इसको क्या कर दिया गया था, कंसोलिडेटेड एडिशन इसके अंदर बना दिया गया था। तो ये चीज़ आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अपन एक बार इसको देखें तो इसमें जो और सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका हो गया, अलग अलग टाइप्स हो गए, उसके साथ में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एरिया है। तो ये एरिया आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एरिया के अंदर अपन बात करें तो 9 एरिया है इसके अंदर टोटल डिस्क्रिप्शन के, जिसके अंदर आप देखोगे सबसे नए एरिया के आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मतलब कि सबसे नया एरिया कौन सा है, लेटेस्ट एरिया कौन सा है, तो 0 है। क्योंकि पहले 1 से लेकर 8 तक के एरिया थे और फिर बाद में जब इसके अंदर 0 जोड़ दिया गया था, क्योंकि 0 का जो मतलब होता है वो आपको बताता है 0 की जो कंटेंट फॉर्म है या मीडिया टाइप है वो किस तरह का है। तो कंप्यूटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है आईएसबीडी का। तो इसमें पहले ही कंप्यूटर को ये चीज़ बता दी जाती थी कि जो आपकी कंटेंट है वो किस टाइप का है। तो इससे क्या किया जाता है कि आसानी से कंप्यूटर उस चीज़ को मतलब कि सर्च कर सकता है, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, आसान हो जाती है सब चीज़ें। तो इसलिए ये कंटेंट फॉर्म है, इसको बाद में जोड़ा गया था। अब इसके अंदर अपन देखें तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एरिया 0 है उसके अंदर कौन सी चीज़ आती है, एरिया 1 के अंदर क्या आता है, एरिया 2 के अंदर क्या आता है, एरिया 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आपके 9 एरिया है इनके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। तो इसको आप शॉर्ट में याद रखो। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक भी ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी इसको इसी तरह से ध्यान में रखता था कि तो आपको 2-2 के पेयर में आप बना के याद रख सकते हो। जैसे आप सबसे पहले आप देखोगे तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो, CT, फिर आपका हो गया EM, फिर हो गया PM और फिर SNR। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, CT, EM, PM, SNR। तो अगर ऐसे ध्यान में रखोगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। जैसे आप इस तरह से आप इसको मतलब कीवर्ड्स में बना के याद रख सकते हो कि CT में EM और PM होता है, यानी कि AM और PM होता है, वो क्या होता है, हमेशा सन रहता है, यानी कि हमेशा लाइट रहती है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। और फिर अपन देखें बात करें तो एक एक को बारे में आप देखोगे कंटेंट फॉर्म होती है 0 के अंदर। 1 के अंदर टाइटल होता है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, 2 के अंदर एडिशन होता है, 3 के अंदर मटेरियल यानी कि जो आपका है वो होता है, और उसके साथ साथ में यानी कि जो मटेरियल का टाइप होता है, जो रिसोर्सेज का टाइप होता है वो होता है। और फिर 4 है वो आपका पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, 5 है वो आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन या फिर मटेरियल डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड है, 6 है वो सीरियल, 7 है वो नोट, 8 है वो रिसोर्स आइडेंटिफायर और टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। तो इस तरह से ये 8 आपके अलग अलग मतलब कि 9 अलग अलग एरिया है वो आपको ध्यान में रखना है 0 से लेके 8 तक के। अब इसमें आप देखोगे ये एरिया है उनका क्या यूज़ होता है। उससे पहले अपन एक बार ये देख लें कि विराम चिन्ह है वो भी आईएसबीडी की एक पहचान है। आईएसबीडी के अंदर विराम चिन्ह की भी अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आईएसबीडी है वो बनाया गया था बेसिकली इसलिए कि जो ऐसे लोग भी उसका यूज़ कर सके जो कि उस भाषा को नहीं समझ सके। यानी कि जो भारत की मान लो कोई ऐसी भाषा के अंदर कैटलॉग बनाया गया है जो किसी और देश के अंदर गया है जहाँ पे कि उनको हिंदी नहीं आती है, उस लाइब्रेरियन को हिंदी नहीं आती है, तो वो क्या है आसानी से उस चीज़ को समझ सके। तो उसके लिए आईएसबीडी बनाया गया था, क्योंकि आईएसबीडी में क्या किया जाता है, कोई भी एरिया है उससे पहले या फिर कोई भी टर्म है उससे पहले एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो भी कैटलॉग पढ़ेगा तो उसको ये तो चीज़ समझ में आ जाएगी। उसको मान लो वर्ड नहीं समझ आएगा लेकिन उसको ये समझ आएगा कि वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, तो वो उस वर्ड को सर्च करके उस चीज़ को देख सकता है। तो इस तरह से इसके अंदर अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अपन तो आपका विराम चिन्ह है वो है फुल स्टॉप, और इसके अंदर आप इस तरह से विराम चिन्ह होते हैं कि फुल स्टॉप हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर उसके बाद में डैश हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर आपका जो शब्द है वो आएगा। तो इसके अंदर अपन बात करें फुल स्टॉप, स्पेस, डैश, स्पेस, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप नया एरिया स्टार्ट करोगे, जैसे आप मान लो यहाँ के अपन देखें तो आपका एक एरिया जब भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो आप पहले आपने टाइटल के बारे में लिखा, आप टाइटल के बारे में आपने जैसे ही कंप्लीट कर लिया उसके बाद में आपका क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, फिर एक स्पेस आएगा, फिर डैश आएगा। तो इस तरह से ये नया फिर यहाँ से नया एरिया है वो स्टार्ट होगा एडिशन का एरिया। तो इस तरह से ये यूज़ किया जाता है आपका फुल स्टॉप स्पेस डैश का, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरा देखें तो उपशीर्षक के लिए आपका प्रयोग किया जाता है कॉलन का। तो कॉलन आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नई दिल्ली है कॉलन ये आ गया, या फिर आप देखोगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी कॉलन एंड इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से आप अपन बात करें तो इसके अंदर उपशीर्षक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और उसके साथ साथ में जो आपका टाइटल है तो उसके रूप में भी इसको इसके अंदर मतलब कि आप देखोगे कि जो आपका अपन बात करें इसके अंदर जो पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है कॉलन का। तो इसके अंदर आप उपशीर्षक है उसके साथ साथ में जो पब्लिकेशन है उसके अंदर भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अपन थर्ड वाला देखें तो आपका है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऑथर के रूप में जब ऑथर के बारे में बताया जाएगा तो उससे पहले क्या आएगा, ये आपका आएगा स्लैश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे अपन यहाँ पे बात करें बाय कृष्ण कुमार, तो यहाँ पे जो इससे पहले है वो स्लैश आया, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड देखो तो मतलब फोर्थ आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है, जो आपका सेमी कॉलन है उसका प्रयोग कब किया जाता है, सेपरेट एलिमेंट इन सेम एरिया।
तो सेम एरिया के अंदर कोई भी जब एलिमेंट्स है उनको सेपरेट करना होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है आपका सेमीकोलन का। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इलिस्ट्रेशन जो आपका अपन बात करें फिजिकल डिस्क्रिप्शन है तो उसके अंदर इलिस्ट्रेशन है, उसके जस्ट बाद में आपका ये सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ है कि जब आप सेपरेट एलिमेंट को मतलब कि सेम एरिया में कोई भी एलिमेंट को सेपरेट करते हो तो सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। और जब आप किसी भी सेम कंपोनेंट के अंदर सेपरेट करते हो एलिमेंट्स को तो आपका जो है अपन बात कर रहे हैं अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। इसके अंदर आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे कोमा का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें सबको समझ में आ जाएगी क्योंकि पेजेस हैं वो आपके एक तरह से सेम एलिमेंट होते हैं। आप देखोगे ये जो दो अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं, एक पेज होता है जो स्टार्टिंग पेजेस होते हैं और एक जो टोटल पेज होते हैं। तो इन दोनों ये क्या होता है सेम कंपोनेंट है, पेज के बारे में बताया गया है। तो इन पेजों के अंदर जो डिफरेंस किया गया है तो उस तरह से इसका प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हो कितनी डिटेल के अंदर इसके अंदर तैयार किया गया था ISBD के अंदर। और फिर आप देखोगे तो एक पैरेलल स्पेस के बारे में अपन बात करें तो बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जो बड़ा कोष्ठक है उसमें बाहर से ली गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में की जाती है। यानी जब भी आप कैटलॉग बनाओगे उसमें कोई ऐसी जानकारी जो आप बाहर से ले रहे हो तो उसको बड़े कोष्ठक के अंदर रखोगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो ये जो विराम चिन्ह है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से पहले आपने शायद ये जो बड़ा कोष्ठक है उसके बारे में तो पढ़ा होगा लेकिन बाकी और विराम चिन्हों के बारे में आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। तो इस क्लास के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखें कि जो ये आपका एरिया है और जो विराम चिन्ह है यानी कि जो आपके चिन्ह है इनका प्रयोग कहीं के अंदर किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन जब बनाया जाता है तो इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखोगे तो अपन बात करें सबसे पहले मोनोग्राफ के बारे में। तो मोनोग्राफ का जब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है तो इसके अंदर क्या बताया मैंने पहले, तो जीरो आपका कंटेंट फॉर्म और मीडिया टाइप आएगा जीरो के अंदर। तो इसके अंदर आप देखोगे तो जीरो के अंदर मतलब कि अगर होगा तो अगर स्पेशल आपको समझ में कि मतलब कि आपको यूज़ करना होगा तो आप करोगे, नहीं करना होगा तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। फिर अपन देखें तो इसके अंदर आपका फर्स्ट जो एरिया है वहाँ से यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट एरिया में आप देखोगे तो टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया होता है। तो टाइटल आप देखोगे तो इस बुक का टाइटल है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अब यहाँ तक ये जो है टाइटल और सब टाइटल कंप्लीट हो गए। और सब टाइटल से पहले मैंने आपको बताया था ये इसका प्रयोग किया जाता है कॉलन का। और फिर आप देखोगे इसके अंदर सेकंड जो है मतलब टाइटल के बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो यहाँ पे जो आपका ऑथर है उसके बारे में बताया गया है और ऑथर से पहले क्या किया गया है जो आपका ये आपका स्लैश का चिन्ह है वो प्रयोग किया गया है। और फिर उसके बाद में ये जैसे ही पूरा एरिया खत्म हो गया उसके बाद में यहाँ पे आपका कोमा मतलब फुल स्टॉप लगा के दिया और फुल स्टॉप के बाद स्पेस छोड़ के फिर डैश लगा दिया, फिर स्पेस छोड़ के ये लिखा गया। तो इस तरह से वो भी आपको समझ आ गया होगा किस तरह से नया एरिया होता है तो प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड एडिशन मतलब सेकंड एरिया में एडिशन का इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो आपको फर्स्ट एरिया यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड एरिया के अंदर आप देखोगे तो सेकंड एरिया में आप देखोगे सेकंड डिवीजन एडिशन ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में थर्ड जो आप चलोगे एरिया तो थर्ड एरिया में होता है मटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर ही प्रयोग किया जाता है, हर किसी के लिए मटेरियल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है तो वो इसके अंदर आपको दिखेगा नहीं। फिर आप फोर्थ पे चलोगे तो आपको पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर न्यू दिल्ली आ गया। फिर आपको इसके अंदर कॉलन का प्रयोग किया गया है और विकास पब्लिकेशन हाउस हो गया और उसके साथ साथ में इसकी डेट दी गई है। तो इस तरह से जो चिन्ह है एरियाज है इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके बात करें पांचवें एरिया के अंदर आप देख सकते हो जो आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो आ गया। सेकंड सिक्स एरिया है उसके अंदर सीरीज़ के बारे में आ गया। फोर्थ है उसके अंदर नोट के 7 है उसके अंदर नोट के अंदर आ गया। और जो आपका लास्ट एरिया है 8th एरिया तो इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या आता है रिसोर्स आइडेंटिफायर और टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी उसके बारे में दिया होता है। तो इसमें प्राइस आ गई, उसके साथ साथ में जो ISBN नंबर आ गया वो चीज़ें आ गई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी पूरी। और फिर आप सीरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इनकी भी ISBD देख सकते हो। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ISBD को बनाया जाता है और उसका क्या यूज़ होता है। तो इस तरह से अपन ने ISBD है उसको जस्ट कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसके बाद में अपन जो है ISO 2709 है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में अपन ISO 2709 के बारे में देखें तो ISO 2709 है उसको आपको समझना है कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो ISO 2709 है वो भी एक तरह से ISBD की तरह ही आपका जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज फॉर्मेट के बारे में बात करें या फिर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है वो होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म अगर अपन बात करें ISO 2709 तो इसका ISO जो इसके अंदर मतलब टर्म है वो बेसिकली इसलिए क्योंकि ISO द्वारा इसको विकास किया गया था ISO द्वारा। और ISO की फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें आपको फुल फॉर्म के अंदर कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि फुल फॉर्म में आप देखोगे शॉर्ट फॉर्म में तो ISO है और इसकी जो फुल फॉर्म है उसके अंदर O पहले आता है। तो इस तरह से आपको इसकी फुल फॉर्म है उसको ध्यान में रखना है। और इसका विकास कब किया गया यानी कि इसका फर्स्ट एडिशन कब आया तो 1973 के अंदर आया था।
तो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखो इस 73 है, इसको भी आप लिंक करके रख सकते हो कि 73 है उसके अंदर क्या हुआ था आपका, जो अपन बात करें तो 73 के अंदर जो अपन ने ISBD देखा था तो उसका क्या किया गया था, उसको एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था जो इंटरनेशनल ब्यूरोग्राफिक कमेटी है उसके द्वारा। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके इस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। तो फर्स्ट एडिशन के बारे में अपन ने देख लिया कि 1973 के अंदर आया था, और जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, जो 4th एडिशन है जो अभी चल रहा है, वो कब आया, तो 2008 के अंदर आया, 28 दिसंबर 2008 के अंदर आया। तो इस तरह से दोनों चीज़ों के बारे में, फर्स्ट और लेटेस्ट दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब ISO के बारे में अपन देखें तो ISO जो होता है बेसिकली, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर अपन देखें तो 4 तरह के बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 4 तरह के इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, उनके ऊपर ISO काम करता है। और ISO के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बेसिकली जो है अपने, जब इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जाती थी तो इसके अंदर किसी हार्ड डिस्क या स्टोरेज जो डिवाइस थी उसके ऊपर इसको मैप करके और फिर जो था एक्सचेंज किया जाता था। ये इंटरनेट बेस का नहीं होकर जो स्टोरेज है उसके ऊपर इसको मैप किया जाता था, जो ISO 2709 है। तो इसके अंदर जो मैपिंग का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह से था वो अपन बात करते हैं। जैसे CD है, पहले के टाइम में पेन ड्राइव तो नहीं थी, हार्ड डिस्क थी, तो उस तरह से उनका प्रयोग किया जाता था इसके अंदर। तो बेसिकली CD है उसके ऊपर या फिर किसी स्टोरेज डिवाइस है तो उसके ऊपर इसको मैप करके और फिर इसका इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता था। अब इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर देखें तो 4 टाइप के इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें पहला जो सबसे पहली चीज़ है वो है रिकॉर्ड लेवल, दूसरा है वो डायरेक्टरी है, तीसरा है वो डेटा फील्ड्स है, और चौथा है वो रिकॉर्ड सेपरेटर है। तो इसके अंदर देखेंगे अपन रिकॉर्ड लेवल, तो लेवल से आपको समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से अपन बात करें कि जैसे कोई भी आप चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे टी-शर्ट खरीदने गए हो या फिर और भी कोई चीज़, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो या कुछ भी कुरकुरे खरीद रहे हो, तो उस पर क्या होता है, लेवल लगा होता है जो कि उसके बारे में बताने का काम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर किस किस तरह की टर्म्स का यूज़ किया गया है और वो किस तरह की चीज़ है, ये सब चीज़ें उसके अंदर दी हुई होती है। क्या साइज़ है उसकी, टी-शर्ट में देखोगे आप क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, कौन सी कंपनी है, तो वो सब चीज़ें किस में दी हुई होती है, लेवल के अंदर दी हुई होती है। तो इस तरह से रिकॉर्ड का जो लेवल होता है वो क्या होता है कि जो इसके बारे में बेसिक जानकारी होती है, किसी भी वेरिएबल फील्ड या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में जो बेसिक जानकारी होती है वो बताने का काम कौन करता है, रिकॉर्ड लेवल करता है। तो ये चीज़ है कि पहला तो भाग होता है, सबसे पहला भाग होता है, उसी के साथ साथ में इसकी लेंथ होती है वो फिक्स होती है, और जो लेंथ है वो होती है चॉइस कैरेक्टर्स की, यानी कि चॉइस कैरेक्टर्स की इसकी लेंथ होती है और फिक्स लेंथ होती है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जितना भी नोट्स में है वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद में अपन देखें तो इसके अंदर जो चॉइस कैरेक्टर है वो कितने अलग अलग टाइप्स के अंदर या फिर अलग अलग पार्ट्स के अंदर बटे होते हैं, तो वो 10 तरह के पार्ट्स में बटे होते हैं, यानी कि 10 तरह की जानकारी होती है वो होती है इसके अंदर रिकॉर्ड लेवल के अंदर। और फिर अपन देखें तो ये जो है जानकारी वो चॉइस कैरेक्टर इस तरह से होते हैं कि 5 कैरेक्टर की एक जानकारी हो गई, 1 कैरेक्टर की एक जानकारी हो गई, 2 कैरेक्टर की जानकारी हो गई, तो इस तरह से अलग अलग 10 तरह की जानकारियाँ होती है जो कि आपके चॉइस कैरेक्टर के अंदर होती है। तो इसमें अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो वो है आपका रिकॉर्ड लेंथ, एक तो जो कि आपका 5 कैरेक्टर का होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड के जितने भी, जैसे अपन बात करें रिकॉर्ड लेवल है, डायरेक्टरी है, डेटा फील्ड है और रिकॉर्ड सेपरेटर है, तो सारी जो कितनी लेंथ का डाटा है वो बताने का काम कौन करता है, आपका रिकॉर्ड लेंथ होता है वो बताता है, जो कि आपका होता है रिकॉर्ड लेवल के अंदर। और फिर अपन देखें बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस भी आपका 5 कैरेक्टर का होता है, वो भी यही बताने का काम करता है, जो आपका रिकॉर्ड अपन बात करें जो बेस एड्रेस है वो ये बताने का काम करता है कि कोई भी जो रिकॉर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पूरा रिकॉर्ड है उसके अंदर आप देखोगे तो इसमें आपके रिकॉर्ड लेवल भी आ गया, फिर उसके बाद में डायरेक्टरी भी आ गई, और फिर उसके बाद में जो मेन रिकॉर्ड होता है वेरिएबल फील्ड वो स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर ये बताने का काम करता है जो वेरिएबल फील्ड है उसका बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बताने का काम करता है बेस एड्रेस। तो ये स्टार्टिंग से लेके और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बताता है बेस एड्रेस। तो इस तरह से ये 2 चीज़ें हैं अपन ने देख ली है रिकॉर्ड लेवल के अंदर। फिर अपन सेकंड देखें वो है आपका डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के अंदर आप देखोगे तो डायरेक्टरी को कहा जाता है एक तरह से इंडेक्स या लिस्ट, यानी कि आप जैसे इंडेक्स के नाम से समझ सकते हो कि कोई भी जो डेटा है उसके अंदर डेटा की लोकेशन बताने का काम, जैसे इंडेक्स होता है, आप बुक के अंदर इंडेक्स देखोगे उसमें क्या होता है बेसिकली लिखा हुआ होता है कि हाँ ये वाला टॉपिक है वो स्पेस से लेके स्पेस तक है और इस टॉपिक के अंदर है ये चीज़ें हैं। तो ये एक तो हो गया आपका लोकेशन बताने का काम हो गया, और उसके साथ साथ में जो कोई भी वेरिएबल डाटा है उसके अंदर किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है वो बताने का काम भी आपका डायरेक्टरी करता है। तो रिकॉर्ड लेवल तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई कि ये सिर्फ रिकॉर्ड के बारे में बेसिक जानकारी देता है कि रिकॉर्ड कितना लंबा है, कितना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे, मतलब कि कंप्यूटर को है जब भी आप रिकॉर्ड कंप्यूटर पढ़ेगा तो उसके अंदर उसको ये समझ में आ सके कि रिकॉर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरह का रिकॉर्ड है, वो बताने का काम तो रिकॉर्ड लेवल करेगा। लेकिन डायरेक्टरी ये बताता है कि रिकॉर्ड के अंदर जो वेरिएबल डेटा है वो एक तरह से, मतलब कि क्या क्या उसके अंदर दिया हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है वेरिएबल डाटा की, वो बताता है आपका डायरेक्टरी। अब इसके अंदर आप देखोगे तो डायरेक्टरी है जनरली कितना होता है, 12 कैरेक्टर का होता है।
तो आपके 3 पार्ट्स के अंदर होता है, 12 करेक्टर होते हैं इसके अंदर। पहला जो पार्ट है वो है टैग। टैग होता है 3 करेक्टर का, टैग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखें तो सेकंड होता है वो होता है फील्ड लेंथ, जो कि आपकी 4 करेक्टर की होती है। और फिर अपन देखें स्टार्टिंग करेक्टर पोजीशन, जो आपकी 5 करेक्टर की होती है। तो जो फील्ड लेंथ है, फील्ड लेंथ के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल डाटा होता है उसकी लेंथ होती है, वो बताता है फील्ड लेंथ। और जो स्टार्टिंग करेक्टर पोजीशन है, यानी कि जो अपन ने बात करी बेस एड्रेस क्या बताते हैं, वो स्टार्टिंग पोजीशन है इसकी, ये बताता है बेस एड्रेस। लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन से कोई फिक्स जो विशिष्ट अपन बात करें वेरिएबल डाटा है वो कितना दूर है, तो वो बताने का काम करता है आपका जो ये आपका स्टार्टिंग करेक्टर पोजीशन है वो बताता है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया डायरेक्टरी है उसमें क्या होता है। तो डायरेक्टरी आपकी लिस्ट या फिर इंडेक्स होती है और इसमें लोकेशन होती है किसी भी वेरिएबल डाटा की। फिर वेरिएबल डाटा के बारे में बात करें तो वेरिएबल डाटा है वो सबसे ज़्यादा, अब देखोगे तो इसके अंदर ही मेन डाटा होता है। जो मेन डाटा अपन डिस्क्रिप्शन में बनाते हैं वो आपका वेरिएबल डाटा के अंदर होता है या डाटा फील्ड के अंदर होता है। और डेटा फील्ड होता है उसके अंदर, डेटा फील्ड को दर्शाने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई भी डेटा फील्ड है, जैसे मान लो कोई भी डेटा है, तो कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस करेगा तो उसको समझ में आ सके कि डेटा है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो बताने का काम करते हैं आपके इंडिकेटर्स। और फिर जो डेटा फील्ड है उसको सब फील्ड के अंदर बांटा जाता है, क्योंकि ऐसे देखोगे तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है उसके अंदर, तो आप अगर एक ही फील्ड के अंदर उसको रखोगे तो उसको मतलब समझने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो उसको सब फील्ड्स के अंदर, छोटे छोटे फील्ड्स के अंदर बांटा जाता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको आसानी से प्रोसेस कर सके। और सब फील्ड से पहले आइडेंटिफायर्स का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से मतलब कि आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे कि डेल होता है वो एक तरह से डॉलर होता है, तो ये आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ होता है, जिससे कि कंप्यूटर है उसको आसानी से समझ सके कि जो सब फील्ड है वो किससे रिलेटेड होती है। तो इस तरह से जो मेन डेटा के बारे में बात करें, डेटा फील्ड के बारे में बात करें, तो इसमें इंडिकेटर्स और सब फील्ड और आइडेंटिफायर इनका यूज़ किया जाता है। फिर रिकॉर्ड सेपरेटर के बारे में अपन देखें तो रिकॉर्ड सेपरेटर होता है वो लास्ट पार्ट होता है किसी भी डिस्क्रिप्शन का, और एक कैरेक्टर का होता है ये। और जो अपन बात करें तो इसके अंदर जो आपका अपन हैश है उसका प्रयोग किया जाता है इसके अंदर रिकॉर्ड सेपरेटर के रूप में। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई, अपन ने चारों स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है ये सब देख लिया ISO 2709 के अंदर। फिर अपन ISO 2709 के बाद में मार्क पे चले, तो मार्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क है वो अलग अलग टाइप से, जैसे अपन बात करें कि जो आपका मार्क 1 है, मार्क 2 है, US मार्क है, यूनिमार्क है, मार्क 21 है, और कनेडियन मार्क है, UK मार्क है। तो ये अलग अलग तरह के मार्क है, तो इनकी डेट वेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में मार्क में जो टैग होते हैं, तो वो टैग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्क के बारे में अपन फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, पिछले एग्जाम में पूछी गई है। मशीन रीडेबल कैटलॉग इसकी फुल फॉर्म होती है, और मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और उसके साथ साथ में आप देखोगे तो ISO 2709 है, ये इस पर आधारित होता है। तो इस तरह से आपको ये, अगर आपने ISO 2709 को समझ लिया अच्छे से, तो मार्क आपके लिए ईजी हो गया, क्योंकि मार्क होता है बेसिकली उसी पे आधारित होता है, उसी की तरह का एक फॉर्मेट होता है। अब इसमें आप देखोगे तो मार्क है मशीन रीडेबल कैटलॉग, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और उसके साथ में कब आया, तो ये 1960 के दशक में इसका काम चालू हुआ और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और एक जो व्यक्ति थी, मतलब कि महिला थी जो कि हेनरिएट एवराम है, तो इनके द्वारा क्या किया गया था, इसका पहले इसका आविष्कार किया गया या फिर इसको बनाया गया था मार्क को, क्योंकि ये एक तरह की प्रोग्रामर थी, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो ये प्रोग्रामर के द्वारा इस मार्क को है इसको विकसित किया गया था। और फिर अपन देखें तो ये 1966 है, इसके अंदर मार्क का जो फर्स्ट है, यानी कि मार्क फर्स्ट है वो आया था। वो कब आया, तो वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके द्वारा विकसित किया गया था, और बेसिकली बुक से रिलेटेड था। तो ये 1960 के दशक में इन्होंने काम चालू करा था हेनरिएट एवराम ने। तो सबसे पहले 1966 है, इसके अंदर इसको बना दिया गया था इनके द्वारा, तो ये मार्क फर्स्ट के नाम से जाना गया। फिर 1968 है, इसके अंदर भी मार्क आया, तो वो मार्क सेकंड था। और जिसके अंदर अपन बात करें तो BNB मार्क, यानी कि जो UK के अंदर मार्क बनाया गया था ये BNB मार्क वो, और उसके साथ में US मार्क है, तो इन दोनों को मिला करके और ये मार्क 2 बना था। इसके अंदर आप देखोगे तो मार्क 1 तो सिर्फ बुक से रिलेटेड था, और मार्क 2 है वो बुक्स के साथ साथ में मोनोग्राफ है उनसे भी रिलेटेड था। फिर अपन देखें 1971, तो उसके अंदर US मार्क आया, और US मार्क आया तो 1971 के अंदर, तो इसको नेशनल स्टैंडर्ड बन गया था ये USA का। यानी कि USA के अंदर जो अपन बात करें तो मार्क है उसी को ही जो बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन है उसका स्टैंडर्ड बना दिया गया था, कब 1971 के अंदर। फिर 1973 है, उसके अंदर US मार्क है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया। तो ये 1973 है, उसके अंदर 3 चीज़ें हो गई आपकी। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे तो जो आप ISBD का देखा था अपन ने, तो ऑफिशियल ISBD को कब अडॉप्ट किया गया, तो 1973 के अंदर किया गया। फिर उसके बाद में ISO 2709 है, उसका फर्स्ट एडिशन कब आया, तो 1973 के अंदर आया। फिर आप देखोगे तो इसके अंदर अपन बात करें तो आपका जो US मार्क है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया, तो 1973 के अंदर इसको बनाया गया था। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इस तरह से आप लिंक करके भी पढ़ सकते हो।
फिर आप देखोगे कैनेडियन मार्क तो वो 1974 के अंदर आया, फिर यूके मार्क 1975 के अंदर आया, और यूनी मार्क है वो 1977 के अंदर आया, जो कि इफ्ला के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 1999 है, उसके अंदर यूएस मार्क 21 बनाया गया था, और कैनेडियन मार्क और यूएस मार्क है, इन दोनों को ये मिला करके बनाया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब मार्क 21 है, इसके अंदर 21 क्या चीज़ है, तो ये आप देखोगे तो 1999 के अंदर बनाया गया था, और ये 21वीं शताब्दी के लिए था, इसलिए इसके अंदर 21 का यूज़ किया गया। तो इस तरह से ये चीज़ है। अब ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और अपन अब जो आगे पढ़ेंगे वो मार्क 21 के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्क 21 के बारे में आप स्ट्रक्चर देखें तो जिस तरह से अपने IS 2709 है उसके अंदर देखा था स्ट्रक्चर, उसी तरह से मार्क 21 है उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अंदर आप देखोगे पहली चीज़ होती है लीडर, तो उसके अंदर आपका रिकॉर्ड लेवल था, इसके अंदर आपका लीडर है, तो ये एकदम सेम उसी तरह से है जो रिकॉर्ड लेवल के अंदर अपन ने बात करी थी कि उसको चॉइस कैरेक्टर का होता है, फिक्स उसकी लेंथ होती है, उसके साथ साथ में पहला भाग होता है, उसके बाद में उसके अंदर अलग अलग तरह के 10 जानकारियाँ होती है, और 10 जानकारियों में आपके जो रिकॉर्ड लेंथ है उसके साथ साथ बेस एड्रेस है, वो सब कुछ सेम होता है इसके अंदर। तो ये जो आपका लीडर है वो एकदम सेम रिकॉर्ड लेवल की तरह होता है, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन। फिर डायरेक्टरी के बारे में बात करें तो डायरेक्टरी भी एकदम IS 2709 की डायरेक्टरी उससे रिलेटेड है। फिर आपकी जो चेंजेस है थोड़ा बहुत वो है वेरिएबल डाटा के अंदर। तो वेरिएबल डाटा में आप बात करोगे तो उसको दो टाइप से बांटा जाता है वेरिएबल डाटा को। एक होता है आपका कंट्रोल फील्ड यानी कि कंट्रोल वेरिएबल फील्ड हो गई, एक होती है आपकी वेरिएबल डाटा यानी कि डाटा फील्ड हो गई, वेरिएबल डाटा फील्ड। तो इस तरह से एक तो आपका वेरिएबल कंट्रोल फील्ड हो गई और एक वेरिएबल डाटा फील्ड होती है। और आप देखोगे वेरिएबल कंट्रोल फील्ड के अंदर तो ये जो आपका 00x, जैसे मार्क के अंदर अपन टैग के बारे में बात करते हैं तो 00x यानी कि 000 से लेके 009 तक के जो आपके ये होते हैं अलग अलग टाइप के टैग होते हैं, तो ये चीज़ होती है वो कंट्रोल फील्ड के अंदर आती है। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, वो इनके अंदर दी हुई होती है। तो इनको पार्ट्स में बांटा जाता है आपका कंट्रोल फील्ड के अंदर। और डाटा फील्ड के अंदर आप देखोगे तो ये आपका जो इसको छोड़ करके यानी कि 009 है, इसको छोड़ करके जितने भी आगे के आपके बनते हैं ना, जो अपन बात करें मार्क टैग बनते हैं, तो टैग के अंदर जितने भी अलग अलग टैग होते हैं वो आपके डेटा फील्ड के अंदर आते हैं। तो टैग बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि डेटा है वो किससे रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर जो आपके स्टार्टिंग के 00x वाले जो टैग होते हैं वो आपके कंट्रोल फील्ड के अंदर आते हैं, उसके बाद के जो होते हैं वो डेटा फील्ड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके मार्क के टैग ही है। तो टैग आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अंदर अपन बात करें तो 0xx है उसको बोला जाता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर कोड्स। तो इस तरह से इसके अंदर 0xx के अंदर ये आता है। फिर उसके बाद में 1xx है उसके अंदर आपका आता है मेन एंट्री। 2xx है उसमें टाइटल एंड पब्लिकेशन आता है। और फिर 3xx है तो ये इसके अंदर आपका आता है जो अपन बात करें इसके अंदर आता है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और फिर 4xx के बारे में बात करें तो आपका सीरीज आता है। 5xx है वो नोट्स आता है। और 6xx है वो सब्जेक्ट हेडिंग आती है। 7xx आपका एडेड एंट्री आती है। 8xx आपका सीरीज एंडेड एंट्री आती है। और 9xx है वो लोकल यूजेस के लिए होता है। तो इस तरह से आपको ये जो अलग अलग टैग्स है इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको इन 10 पार्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो एक 0 है उसके अंदर क्या आता है, 1 के अंदर क्या आता है, 2 के अंदर क्या आता है, 3 के अंदर क्या आता है, 4 के अंदर क्या आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए आप चाहो तो शॉर्ट में बना के भी आप इसको याद में रख सकते हो। जिस तरह से आप देखोगे तो आप अपन बात करें 0 है तो 0 से पहले आप इसको सी इसमें इंपॉर्टेंट है। सी इसमें कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी हो गया, आपका कोड भी हो गया, तो सी आपको ध्यान में रखना है। मेन एंट्री में आप एम ले सकते हो और इसके सेकंड वाले में आप टी ले सकते हो टाइटल। और फिर थर्ड में देखोगे तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन में से पी ले सकते हो, सीरीज में से एस ले सकते हो, एन नोट में से एन ले सकते हो, उसके साथ में सब्जेक्ट हेडिंग में से एस ले सकते हो, और उसके बाद में एडेड एंट्री में से ए ले लो, और सीरीज़ और एडेड एंट्री है तो इसके अंदर से एस ले लो, और इसमें लोकल में से एल ले लो। तो इस तरह से आपने देखा कि आप सब चीज़ों को एक एक वर्ड को ऐसे ले सकते हो साथ में। और फिर आपको ऐसे ध्यान में रखना है CMT PS। आप जब इसको बार बार में बोलोगे CMT PS, क्योंकि अपन ने पहले देखा था वो तो क्या था आपका CM EM PM SNR। ये तो आपका पहले वाला जो था अपन ने ISBD के अंदर बात करी थी। तो वो चीज़ तो आपको मतलब कि आपको ध्यान में रखिए यानी कि CT EM PM SNR वो पहले अपना ISBD के लिए था शॉर्ट फॉर्म। और इसमें आप देखोगे तो इसमें CMT PS हो गया, और फिर उसके बाद में CMT PS तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप ध्यान रखो CMT PS नासा ने SL मिसाइल लॉन्च करी, इतना आप ये पांचों को ध्यान रख लोगे, और ऊपर वाला आपका CMT PS है। तो इस तरह से आप इनको मतलब कि कुछ भी आपके हिसाब से ट्रिक बना के याद रख सकते हो, आपको जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि आपको बस ध्यान रखना है ये कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो एक एक है उनको ध्यान में रखना है कि कौन से वाले में क्या आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन है ना
ये अपन ने देख लिया बेसिकली। उसके बाद में अपन उसके एक एक के बारे में देखें तो आप देखोगे तो जैसे आप देखोगे 0xx है, उसके अंदर एक तरह से आपके 100 कोड है। अब 100 कोड आपको सारे ध्यान रखने नहीं है, आपको क्या है कि इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट कोड्स है तो उनको ध्यान में रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट टैग है उनको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे तो 010 है वो आपका होता है लाइब्रेरी कांग्रेस के जो आपका नंबर होता है उसके अंदर रिलेटेड होता है। जो सेकंड है वो आपका 20 नंबर है तो वो आपका ISBN से रिलेटेड। और फिर 080 है वो आपका UDC नंबर होता है, वो होता है। और 082 है वो आपका DDC नंबर होता है। तो इस तरह से ये आपके अलग अलग तरह के नंबर होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो 010 है वो लाइब्रेरी कांग्रेस से रिलेटेड है, फिर ये ISBN से, और ये आपका UDC हो गया और ये आपका DDC हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका 100 नंबर है वो है पर्सनल नेम से रिलेटेड, कॉर्पोरेट नेम से रिलेटेड 110। और जो 130 है वो आपका यूनिफॉर्म टाइटल से रिलेटेड होता है। तो मेन एंट्री होती है वो 100 के अंदर आती है। और मैन एंट्री में आप देखोगे पर्सनल नेम पे मैन एंट्री बनी हो, कॉर्पोरेट नेम से मैन एंट्री हो और यूनिफॉर्म टाइटल से बनी हो, तो ये आपको तीनों टैग ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें जो आपका 200 वाला टैग है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स है। तो टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका 200 के अंदर आता है। और 200 में आप देखोगे तो एब्रीविएटेड टाइटल है वो आता है एक, तो फिर की टाइटल है वो आ जाता है। उसके साथ साथ में आपका यूनिफॉर्म टाइटल है, तो यूनिफॉर्म टाइटल है वो आ जाएगा कब 240 के ऊपर। तो 210 पे आपका एब्रीविएटेड टाइटल है वो आ जाएगा। फिर 222 के अंदर की टाइटल आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है 222 वाला। उसके बाद में यूनिफॉर्म टाइटल है वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 200 वाले सारे इंपॉर्टेंट है आपके। टाइटल स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडिशन टाइट स्टेटमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे टैग हैं जो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब ये इनके लिए सबके लिए आप शॉर्ट ट्रिक नहीं बना सकते हो, आप जो शॉर्ट ट्रिक है वो बेसिकली जो मेन है उनके लिए बनाओ। ये आप एक एक चीज़ों के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बार बार आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। 50 में अपन देखें तो जनरल नोट है, 504 के अंदर आपको बिब्लियोग्राफिक नोट है, और 520 है उसमें समरी या एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ होता है। और फिर आप देखोगे तो आपका 700 वाला जो टैग है, 700 में आप देखोगे तो ये आपकी एडेड एंट्री है, 100 में देखोगे तो आपकी मैन एंट्री है। तो इस तरह से जिस तरह से 100 में आपके टैग्स होंगे उसी तरह से आपके 700 में टैग होंगे। तो जैसे आप देखोगे 100 में आपका पर्सनल नेम था कब 100 के ऊपर, तो 700 के ऊपर आपका पर्सनल नेम होगा वो एडेड एंट्री के लिए होगा। फिर आपका 110 पे कॉर्पोरेट नेम था तो वो 710 पे फिर कॉर्पोरेट नेम आ जाएगा एडेड एंट्री के लिए। और आपका 130 है उसमें यूनिफॉर्म टाइटल था तो 730 पे भी यूनिफॉर्म टाइटल आ जाएगा एडेड एंट्री के लिए। तो इस तरह से जो ये टैग है उनको आपको ध्यान में रख सकते हो, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ के ध्यान में रख लो। इसमें आप देखोगे तो सीरीज़ आपका 4 नंबर पे है, इसी के साथ साथ में आप देखोगे 8 नंबर में भी आपका सीरीज़ एडेड एंट्री है। तो आप देखोगे यहाँ पे मेन एंट्री आपका एक नंबर पे है, तो यहाँ पे 7 नंबर पे आपका एडेड एंट्री है, और फिर आपका 4 नंबर पे सीरीज़ है तो 8 नंबर पे आपका सीरीज़ एडेड एंट्री है। तो इस तरह से आप इन दोनों को ध्यान में रख सकते हो कि ये दोनों एडेड एंट्रीज होती है 7 और 8 की। और फिर 8 से आप ध्यान रखोगे तो 4 आपको ध्यान रहेगा, 1 आपको ध्यान रहेगा। तो इस तरह से आप बार बार जब पढ़ोगे तो आपको याद आराम से हो जाएगा, और अगर आप चाहो तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना के भी आपका पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने पूरा क्लासेस के अंदर बता दिया है। और जो ये क्लास है ये आपकी लास्ट डेमो क्लास थी, जो रिवीजन क्लास है, क्योंकि इससे बाद जो क्लास आएगी वो आपकी ऐप के ऊपर ही आएगी, जितनी भी रिवीजन क्लासेस है सब कुछ है। तो आप चाहो तो आप रैंकर्स बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी मन हो टेस्ट देने का तो टेस्ट सीरीज़ भी अपनी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो आपकी मतलब कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपन अगर क्लास लेंगे तो वो आपकी इसी यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके और यूट्यूब जो चैनल है अपना इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।